नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका, जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इम्पैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक अलग और नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के माध्यम से सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हां, बदलता बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जनता के जनादेश के बाद में अब जो परिवर्तन देखने को मिला उसमें कई सारी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो बिल्कुल बयां कर रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल इस समय बदल रहा है सुरक्षा की दृष्टि से और लोग इस समय बेखौफ हो रहे हैं। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम एशिया से जुड़ी, जहां वार में इस समय एक नया मोड़ आ चुका है और प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसे हाल ही में अभी शुरू ही किया गया था लेकिन उसको तुरंत ही अभी फिलहाल रोक दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अब इसको रोकने के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या है ये प्रोजेक्ट फ्रीडम, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और जैसे ही 4 तारीख को पश्चिम बंगाल के नतीजे आए तो सत्ता परिवर्तन की भी एक नई तस्वीर सब दिखने लगी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो ये दिखा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं इस परिवर्तन का असर। कहीं सालों पुराना मंदिर खोला गया तो कहीं पर वसूली राज जो है वो खत्म किया गया, तो वहीं संदेश खाली में हिंदू परिवार इस समय अब बेखौफ घूम रहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए नई विधानसभा के गठन का रास्ता भी साफ कर दिया है और जल्द ही अब नई सरकार का गठन होगा पश्चिम बंगाल में। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और भ्रष्टाचारी, दागी और हिंसकों को नो एंट्री का सीधा संदेश दे दिया गया है। इन सभी बिंदुओं पर करेंगे विस्तार से बात अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में वसूली का राज खत्म। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मोदी जी का भेजो ड्राइवर का 20 साल में मैं ड्राइवर मेरा तो 50 ड्राइवर का बना कि 30 साल हो गया। 25 साल के पहले आसाम जाने का बहुत तकलीफ है, बिहार के अंदर तकलीफ है, अपना यूपी के अंदर तकलीफ है, बहुत तकलीफ है रास्ता पे। अभी कोई तकलीफ नहीं है। बंगाल पे कैसा तकलीफ था? अच्छा है ना, पहले कैसा था? पहले खराब तो बीजेपी के पहले खराब था। हाँ, ना बीजेपी ये केपी आ गया जनरल है, ड्राइवर का अच्छा है। कल के बाद अच्छा हो गया, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अच्छा होगा। जय श्री राम। तो ये वीडियो हमने आपको दिखाया जो दिखा रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इस वक्त बदलाव हो रहा है, परिवर्तन। हालांकि ये सिर्फ एक तस्वीर है, इस तरह कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में जबरन वसूली की जाती थी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो अब वो वसूली राज जो है वो खत्म हो चुका है और इससे सीधे तौर पर जो राहत मिली है वो मिली है ड्राइवरों को जो सामान लाने और ले जाने का काम करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने आपको दिखाया भी। हालांकि ये एक वीडियो है, ऐसी कई सारी वीडियो सामने आई हैं। तो एक तो ये परिवर्तन हुआ, इसके साथ ही दूसरे परिवर्तन की अगर हम बात करें तो वो है संदेश खाली, जहां पर हिंदू परिवार इस समय बेखौफ है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आम नागरिकों के साहस ने कहीं ना कहीं ये माहौल बदला है और हिंदू इस समय बेखौफ होकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ डटकर ये महिलाएं खड़ी रही हैं। संदेश खाली में जो हिंदू परिवार जो कभी खौफ के साए में जीने को मजबूर था वो अब बेखौफ है और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। संदेश खाली की बहादुर महिलाओं को सलाम है। ऐसे में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वो डटकर खड़ी रही और इसके साथ ही जनता की आवाज की को ये बड़ी जीत मिली है। संदेश खाली में बीजेपी ने परचम लगाया और उसके बाद ये बदलाव की तस्वीर सामने आई, लेकिन इसके साथ ही इस बदलाव के साथ ही हिंसा और तोड़फोड़ की कुछ तस्वीरें कुछ जगह से ये ऐसी मामले भी सामने आए हैं, वो भी एक बार आपको बताते हैं। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सजल घोष, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हिंसा तोड़फोड़ बिल्कुल स्वीकार नहीं होगी और साफ तौर पर प्रशासन को सख्ती के निर्देश दे दिए गए। क्या कुछ कहा है सजल घोष ने, आपको सुनाते हैं। এই ধরনের কাজ দমন করা হবে
দলমত নির্বিশেষে মানুষ ম্যান্ডেট দিয়েছে, মানুষের ম্যান্ডেটকে সম্মান দিতে হবে। পার্টি করার অধিকার প্রত্যেকের আছে, কিন্তু কারোর পার্টি অফিস আমরা ভাঙবো না, কারণ পার্টি অফিস ভাঙার জ্বালাটা আমি জানি, দরজা ভাঙার যন্ত্রণাটা আমি জানি, আমার কর্মীরাও জানে। আর কালকে দুপুর 12টার পর থেকে যারা বিজেপি হয়েছে তাদেরকে আমি সাবধান করেছি। तो सजल घोष ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही हिंसा तोड़फोड़ बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में ये बदलाव इस समय देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर हम देखें तो बीजेपी भी इस समय एक्शन मोड में है। हिंसा पर जीरो टॉलरेंस का ये संदेश इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है, जहां भाजपा के सुशासन में ये बदलाव। तो भाजपा के सुशासन में ये बदलाव की तस्वीरें इस समय सामने आ रही है, जहां सिउड़ी के जो बीजेपी विधायक हैं जगन्नाथ चट्टोपाध्याय वो पहुंचते हैं और लोगों से हाथ जोड़ करके अपील भी कर रहे हैं और इसके साथ ही पीड़ितों को भरोसा देते हुए कहीं ना कहीं वो खुद नजर आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी आरोपी है जो हिंसा कर रहे हैं, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। टीएमसी की विदाई और बंगाल में ये बदलाव की तस्वीर इस समय नजर आई। तोड़फोड़ पर विधायक का ये सख्त रुख है और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये सभी विधायकों को ये मैसेज भी दिया गया है कि आप खुद ग्राउंड जीरो पर जाइए और लोगों से बात कीजिए। क्या कुछ का एक बार आपको सुनाते हैं। এবং এটা আমাদের পার্টির একদম নির্দেশ আছে যে ধরনের কোনো কিছু আপনারা অ্যালাউ করবেন না এবং আপনাদের সাহেব যেখানে যা ফোর্স ইউজ করার একদম করুন। আমি এসপি সাহেবকেও সেটা বলে দেওয়া হয়েছে আমাদের, আমরা জিএম সাহেবকেও সে কথা বলেছি, কোনোভাবে অ্যালাউ করা হবে না এবং যেখানে প্রয়োজন হবে আমি যাব। আপনি চাচা একদম নিশ্চিন্ত থাকুন। হ্যাঁ, আপনি ওকে কয়েকদিন আসুন, চলুন, আসুন আসুন আসুন। আপনার বাড়ি গেলে কি হবে, আমার কার্যকর্তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবে এই বলে যে तो नतीजों के बाद में जो छुटपुट हिंसा की खबरें, तोड़फोड़ की खबरें सामने आई थी, उनको लेकर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अब जिलों में हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा नेतृत्व है वो इस समय सक्रिय हो गया, जिसकी हमने तस्वीर भी आपको दिखाई और जिसे लेकर के राज्य अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य ने कहा है कि यदि हिंसा में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता शामिल पाया जाता है तो उसे तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। तो वही सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर सीधा वार किया, आपको सुनाते हैं। कोई भी लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी आसनसोल में इस पे हम लोग किसी भी को पक्सा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हम पार्टी से निकाल देंगे। ममता बनर्जी को इतना ही बोलूंगा कि दीदी, मैंने पहले ही बोला था कि आपको फेयरवेल देंगे, हम देंगे। आप बहुत परिश्रम कर चुके हैं, आपकी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है, घुटने में दर्द है। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, 100 साल तक जिए, भाजपा की सरकार देखते रहे आप, और अभी आप विश्राम लीजिए। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये साफ तौर पर ये निर्देश प्रशासन को दे दिए गए हैं कि अगर तोड़फोड़ की और हिंसा की किसी भी घटना में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अगर पाया जाता है तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर इस तरीके की कई सारी खबरें कहीं ना कहीं सामने आई थी, जिसको लेकर इस समय एक्शन भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जैसे ही नतीजे हैं उसके बाद में बदलाव की एक बयान भी नजर आ रही है, जिसकी कई सारी तस्वीरें ये बयां भी कर रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में पहले क्या स्थिति थी और अभी सरकार गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही बदलाव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता ने, वो भी आपको सुनाते हैं। 77 से 207 बड़ी जीत, सारा बंगाल में जश्न का माहौल। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष और खड़गपुर सदर से बड़ी जीत हासिल करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता। पहले तो बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। कैसे देख रहे हैं इस? धन्यवाद। बहुत साल के बाद जनता ने हमें मौका दिया है। जनता मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है, भाजपा पर भरोसा किया है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। इसको हम लोग सुचारू रूप से पालन करेंगे, लोगों का सपने को सफल करेंगे। जनता 15 साल से त्राही त्राही कर रही थी, बहुत मौका दिया ममता जी को, उन्होंने ड्रामा छोड़कर कुछ नहीं किया। बंगाल की जनता के लिए उम्मीद रखिए, बीजेपी पर भरोसा रखिए, निराश होना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री 2-3 दिन इंतजार करिए, हो जाएगा। हो सकता हो गया, कोई भी हो सकता है बीजेपी में।
बंगाल का सीएम कौन, तो उसका कहना है कोई भी हो सकता है, होगा तो अभी भी कहीं ना कहीं जो सीएम फेस है उसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो उसकी तारीख जरूर तय कर दी गई है और वो है 9 तारीख। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इसको लेकर अधिसूचना इस समय जारी की गई है। क्या है ये अधिसूचना, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने नई विधानसभा के गठन का रास्ता इस समय साफ कर दिया है और राज्यपाल को यह अधिसूचना इस समय भेजी गई है। और अधिसूचना भेजने के साथ ही नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो इस समय अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल यानी कि 7 तारीख को जो 5 साल का कार्यकाल था वो ममता बनर्जी का खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और चुनाव परिणामों के बाद अहम संवैधानिक कदम यह है, क्योंकि इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो खुद ममता बनर्जी ने यह बात कही कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। अब पद से अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं और उसके बाद में सरकार का गठन भी होना है, नई सरकार का भी आना है, तो क्या कुछ इसकी पूरी औपचारिकता है, क्या संविधान कहता है, क्या प्रक्रिया है, ये सब जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी का। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही सौरभ दत्ता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ऋषि, आपके पास में आना चाहेंगे। ममता बनर्जी जनता का जो जनादेश है उसको भी स्वीकारने को राजी नहीं है और वो कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया होती है, हमारा संविधान क्या कहता है, मैं चाहूंगी कि आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, हमारा संविधान जो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाता है और साफ कहता है कि लोकतांत्रिक तरीकों से ही सरकार बनाई जा सकती है। ऐसे में जब विधानसभा का जो सत्र है, जो समय है वो फिक्स किया गया है 5 वर्ष का, अगर इस सत्र के दौरान यानी कि 5 वर्ष से पहले अगर चुनाव नहीं हो पाते हैं तो उस स्थिति में किसी भी सरकार को आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के ज़रिए जो पूरी की पूरी कार्यवाही है सरकार को चलाने की वो आगे बढ़ाई जाती है। ये जो आपातकाल की स्थिति है उस स्थिति में इसको रखा गया है, लेकिन इस तरीके से बयान देकर के वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। और इसमें जब कल जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो विधानसभा है उसका कार्यकाल ही समाप्त हो रहा है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को जिसको कि उस विधानसभा के आधार पर मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था वो अस्तित्व में नहीं है, तो उनका जो पद है वो स्वतः उसमें समाप्त हो जाता है। ऐसे में वैसे तो हमारी परंपराओं में ये है कि चुनाव हारते और जीतने के बाद हम संविधान में भरोसा रखते हैं और संविधान इस मामले में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। ऐसे में इस्तीफा तो उन्हें देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। हो सकता है ये उन्होंने तात्कालिक रूप से इस तरीके से आदेश में आकर कोई बयान दिया हो, लेकिन इस्तीफा न देने की स्थिति में भी राज्यपाल के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल नए मुख्यमंत्री का चयन, चूँकि नई विधानसभा अस्तित्व में आ चुकी है और चुनाव आयोग जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो ऐसे में एक अधिसूचना जारी करके जो जीते हुए जितने भी उम्मीदवार हैं जो गठित विधानसभा है उसकी पूरी सूची गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उस आधार पर जो विधानसभा है उसको आहूत करते हैं। तो उस नई विधानसभा का ये दायित्व होता है कि वो अपने नेता का चयन करे बहुमत के आधार पर। जिसके पास बहुमत होता है वो विधानसभा में नेता सदन होता है और वो मुख्यमंत्री का पद मिलता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके के बयानों का कोई खास महत्व तो नहीं है। स्थिति स्पष्ट है, संविधान स्पष्ट है और ऐसे में हम जानते हैं कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तारीख मुकर्रर कर दी है 9 तारीख, और ये प्रक्रियाएं हैं ये आगे बढ़ेंगी और इसमें संविधान की स्पष्टता है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी ग्रे एरिया नहीं है होता है जी। यानी कि पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट कोई भी नहीं है और बड़े आराम से सरकार बनेगी। सौरभ, आपके पास में भी आना चाहेंगे। जिस तरीके से बदलाव की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय नजर आ रही है कि किस तरीके से जो पुराना मंदिर, जो सालों पुराना मंदिर है वो बंद पड़ा हुआ था, उसे सबसे पहले खोला गया। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं संदेश खाली में वो अब बेखौफ अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही जो टोल प्लाजा, जो जबरदस्त टोल वसूली थी, वो भी अब कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो बदलाव और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस समय नजर आ रहा है। सौरभ, देखिए, सुंदरबन से दार्जिलिंग, शिलीगुड़ी से जंगल महल, हर एक जगह पे जो अभी तक नई सरकार ने वो नहीं लिया, शपथ नहीं लिया, लेकिन ये मैंडेट बदलाव का मैंडेट था और वो जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है। सबसे
बड़ा जो परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है कि बंगाल में एक संस्कृति, एक कल्चर आप मान लीजिए हो गया था कि जो भी पार्टी जीतती थी, विपक्ष के कार्यकर्ता के ऊपर तोड़फोड़ करते थे, उनके घर, उनके पार्टी ऑफिस ले लेते थे, छीन लेते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था। आप जानते हैं कि 2011 से 2026 तक भाजपा के 256 कार्यकर्ता खून हुए हैं, मारे गए हैं, राजनीतिक कारण के, पॉलिटिकल हिंसा के कारण से, पोस्टपोल वायलेंस जिसे हम कहते हैं। और इस बार क्या देखा गया? इस बार देखा गया कि जैसे ही ऐसी घटना सामने आए तो बीजेपी, भाजपा के हर एक विधायक उस इलाके में पहुंच गए हैं। वो अपना सेलिब्रेशन छोड़कर, जीत की खुशी छोड़कर इलाके इलाके में जा रहे हैं। इतने हेक्टिक कैंपेन रहा है, पॉलिटिकल कैंपेन रहा है, फिर भी वो इलाके इलाके जा रहे हैं और जाकर साफ तरीके से वहां पर कह रहे हैं, विपक्ष के पार्टी के ऑफिस के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं, विपक्ष का जो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर हमला हुआ है, वो उस जगह पर खड़े होकर कह रहे हैं कि एक भी यहाँ पे घटना नहीं घटना चाहिए। और पुलिस प्रशासन, आप देख रहे हैं छवि पे कि पुलिस प्रशासन साथ है, उनको साफ तरीके से उनके सामने कहा जा रहा है, ऐसा नहीं ओवर द फोन कहा जा रहा है, अलग से कहा जा रहा है, उनके सामने कहा जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर आप व्यवस्था लीजिए, जो भी इस काम से जुड़े हैं सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, एक भी ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। और खुद जाकर विपक्ष का पार्टी ऑफिस भी खोल दे रहे हैं, खुद ही, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आश्वस्त कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ये चुनाव भय मुक्त चुनाव था, हिंसा मुक्त चुनाव था। हिंसा के खिलाफ जो मैंडेट है वो आया था, तो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से भाजपा के एमएलए जो है, विधायक जो है, वो मैसेज दे रहे हैं कि ये सरकार अलग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही ऋषि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद आसान भाषा में हमारे संविधान की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका शुक्रिया। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अब एक बड़ा कूटनीतिक ट्विस्ट सामने आया है। जहां एक तरफ अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं अब बातचीत की टेबल पर नरमी भी नजर आ रही है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने यू टर्न के लिए काफी मशहूर है, एक बार फिर से बड़ा यू टर्न लेते नजर आए। प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसे कल ही लॉन्च किया गया था और अब आज उस पर ब्रेक भी लगा दिया गया। दरअसल प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद साफ तौर पर था कि हॉर्मुज जैसे अहम तेल का जो रूट है उसको सुरक्षित करना, वहां पर जो फंसे हुए जहाज हैं उनको बाहर निकलना और जरूरत पड़ने पर सैन्य सुरक्षा देना। और फिलहाल इन सब पर अभी लग चुका है ब्रेक, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी अभी भी जारी रहेगी। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ दबाव की रणनीति। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर एक रणनीतिक चाल, जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको बताते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक। तो जी हां, प्रोजेक्ट फ्रीडम पर इस समय लग चुका है ब्रेक। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर इस समय रोक लगा दी है, जिसे हाल ही में शुरू भी किया गया था और अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसको लेकर किया गया है। हालांकि एक दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और अब एक दिन बाद ही उस पर रोक भी लगा दी गई है। तो ऐसे में अब इस रोक लगने के बाद में ईरान से जल्द ही डील की उम्मीद भी कहीं ना कहीं जताई जा रही है कि जो बातचीत है और जो टेबल पर बातचीत होने की संभावना है वो भी इस समय बढ़ गई है और काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ हल इसका निकलेगा। लेकिन आखिर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम आखिर है क्या, जिस पर ये रोक लगाई गई है, जिसे कल ही चालू किया गया था, कल शुरू किया गया था। तो ऐसे में दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका का ये बड़ा सुरक्षा मिशन है प्रोजेक्ट फ्रीडम। हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना इस प्रोजेक्ट फ्रीडम का लक्ष्य है, जहां पर जो आवाजाही कर रहे हैं जहाज दूसरे देशों के, उन फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित वहां से निकालना, उस रास्ते को क्रॉस कराना। ग्लोबल ट्रेड रूट की जो पूरी सुरक्षा है उस पर सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट का फोकस है। साथ ही अगर हम देखें तो जो क्षेत्रीय तनाव है उसको घटाने की भी कोशिश इस प्रोजेक्ट के जरिए की गई।
और जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसे में सैन्य सुरक्षा भी तैयार की गई थी इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए, जहां समुद्री सुरक्षा के लिए ये बड़ा कदम। लेकिन जैसे ही ये बड़ा कदम उठाया गया उसके तुरंत बाद ही अगर हम देखें तो अगले ही दिन इस पर यू टर्न भी ले लिया गया और उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन रोक लगाने के साथ ही जहां एक तरफ रोक लगाई अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ ये बात कही गई कि नाकाबंदी जो है हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो जारी रहेगी। ट्रंप ने नाकाबंदी जारी रखने का ये ऐलान किया है और हॉर्मुज में अमेरिका की तरफ से जो ये नाकाबंदी है वो लगातार जारी रहेगी और जब तक फाइनल डील नहीं हो जाती तब तक वहां से यूएस नौसेना नहीं हटेगी, ये मैसेज भी दिया गया है। और ईरान पर जो दबाव है वो कम नहीं होगा, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के साथ में जो डील है वो अब कहीं ना कहीं तय होने की संभावना इस समय नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर यह पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान हमें जबरदस्त सैन्य सफलता मिली है और इसको देखते हुए ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में काफी प्रगति हुई। हमने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा, लेकिन नाकाबंदी पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगी। अब इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हाल ही में शुरू हुआ प्रोजेक्ट फ्रीडम पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है, लेकिन इसके पीछे क्या प्रमुख वजह आपको नजर आती है? क्योंकि शांति की शुरुआत या फिर एक रणनीतिक चाल? क्योंकि अगर हम देखें तो अगर ऑपरेशन पर रोक लगाई है तो फिर ये नाकेबंदी क्यों जारी है? देखिए, दोनों एक दूसरे से जुड़ी बात है। ऑपरेशन पे रोक लगाई है, ऑपरेशन फ्रीडम पे रोक लगाई है। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो फिर से खोलने की जो अमेरिकी की कार्रवाई थी, उस अमेरिकी कार्रवाई पे फिलहाल उन्होंने रोक लगाया है। लेकिन इससे दुनिया को कोई फायदा नहीं होगा। इससे ईरान को मात्र थोड़े समय के लिए राहत की सांस लेनी हो सकता है, वो ले सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ जी, हमारा जो दबदबा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे बना हुआ है। और शायद इसी वजह से ईरान को अमेरिका ने ये छूट दे दी है कि थोड़ी देर के लिए आप राहत की सांस ले लीजिए। लेकिन जो ईरान का जो मेन ट्रेड है, वो मेन ट्रेड, ईरान का अपना ट्रेड जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं, बल्कि उनका जो गल्फ ऑफ ओमान है, उनका जो अरब सागर है, उसकी तरफ जो जहाज जाएंगे उन जहाज़ों से उनका ट्रेड होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान के जहाज भले निकल भी जाए, लेकिन अगर गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर में आएंगे तो उन पर अमेरिका रोक लगाएगा। तो ईरान पे एक तरह दबाव की भी रणनीति है और दूसरी तरफ ईरान को एक तरीके से राहत भी दी गई है कि उनका जो अपना ईगो है वो ईगो सेटिस्फाइड है। दूसरी तरफ ये भी दुनिया के कई देशों ने ईरान पे फिर से दबाव बनाया है, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान को कहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली करे। उसके बाद जर्मनी के चांसलर जो है मर्ज ने कहा है ईरान को कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खाली करे। उसके बाद जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है। तो ईरान पे दूसरे देश भी दबाव बना रहे हैं, लेकिन कोई और भी देश अमेरिका के साथ अब भी कोई सैनिक कार्रवाई के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं आ रहा है। तो ये सारी वजह है जिसके चलते अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान अभी कुछ बातचीत के लिए तैयार है, जो उनको मीडिएटर की तरफ से संकेत मिला। और उधर हमने देखा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अभी चीन गए हुए हैं, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से बात की है। उधर सर्गेई लावरोव और जो रूबियो हैं, जो अमेरिका के विदेश मंत्री, रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री लावरोव और रूबियो के मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री, इन दोनों के बीच भी फोन पे बातचीत हुई है। तो इस तरह की जब नई गतिविधियां तेज हुई हैं, इसके बाद ही अमेरिका ने अपना जो ऑपरेशन फ्रीडम है अभी रोकने का ऐलान किया है, ताकि बातचीत को एक नया मौका दिया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको देते, दरअसल आपको बता दें कि अमृतसर में देर रात खासा कैंप स्थित आर्मी कैंप के बाहर धमाके की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। और बताया ये जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे के बाद अचानक से तेज धमाके की आवाज वहां पर सुनाई दी गई और धमाके की सूचना मिलते ही अमृतसर देहाती और शहरी पुलिस के साथ साथ जो आर्मी की टीमें थी वो भी वहां तुरंत मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरकर इस समय सुरक्षा वहां पर कड़ी कर दी गई है। तो ये खबर भी आप तक पहुंचा रहे। दरअसल आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर लगी टीन की चादरों को इससे काफी नुकसान हुआ है, जो धमाका वहां पर हुआ कल देर रात। और पूरे क्षेत्र में इस समय अगर हम देखें तो पुलिस
और सेना की भारी तैनाती वहां पर कर दी गई है और पूरी जांच इसको लेकर इस समय की जा रही है, क्योंकि जैसे ही धमाका कल रात हुआ 11 बजे तो सूचना मिलते ही कहीं ना कहीं पूरा माहौल जो है वो उसमें दहशत में ये माहौल बन गया और आर्मी कैंप के बाहरी दीवार और साथ ही जो टीन की चादरें वहां पर लगी हुई हैं उनको इससे काफी नुकसान हुआ है। और इस धमाके के बाद में फिलहाल पुलिस और सेना की भारी तैनाती वहां पर की गई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 1 से मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।